we were discussing about the process of approval for a travel agency, and then on the same pattern we can get our office registered for functioning as a tour operator. The only difference is that when you are applying for a registration of a travel agency, that time the requirements are comparatively simple than that when you are applying for registration as a tour operator. क्योंकि जब आप टूर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक्त आपको जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपके पास जो रिसोर्सेज होने चाहिए, वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ए ट्रैवल एजेंसी. जैसे हम बात कर लेंगे जैसे डिफरेंस है बिटवीन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज ए रिटेलर एंड अ होलसेलर. तो रिटेलर का काम अगर किसी को करना है एज ए रिटेल शॉपकीपर, तो नेचुरली उसकी रिक्वायरमेंट्स कम है एज कम्पेयर टू अगर उसको एज ए होलसेलर काम करना है. क्योंकि एज ए होलसेलर काम करने के लिए उसके पास वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा होना चाहिए, उसके पास गोडाउन्स होने चाहिए जहाँ पर वो माल स्टोर करके रखे, बहुत माल रखना है उसको, क्योंकि उसको बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करना है. तो उसी तरीके से जब हम बात करते हैं टूर ऑपरेटर की, तो उसका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है, वो कंपैरेटिवली एक ट्रैवल एजेंसी के बिजनेस से डिफरेंट होता है. तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स रखे हैं एक टूर ऑपरेटर को अप्रूवल ग्रांट के लिए, तो वो डिफरेंट है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ए ट्रैवल एजेंसी. तो एक एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा जैसे कि एक ट्रैवल एजेंसी को स्टार्ट करने के लिए आप एज एन इंडिविजुअल, एज आई टोल्ड यू दैट, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू आप उसको, अगर एक ही हैं सपोज आप खुद, तो आप एक ट्रैवल एजेंसी को रजिस्टर करवा सकते हैं. आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ट्रैवल एजेंसी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एम्प्लॉयज़ होने चाहिए. लेकिन अगर आपको एज ए टूर ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन लानी है तो आपको एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए. और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल है टूर ऑपरेटर के लिए, तो मिनिमम आपके पास 4 एम्प्लॉयज़ उसमें होने चाहिए. सो दैट टाइम्स यू रिक्वायर a minimum of 4 employees, जिनमें से एम्प्लॉयज़ की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनमें एटलीस्ट 2 की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टूरिज़्म में. तो वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो एक्स्ट्रा हैं एज फॉर ए टूर ऑपरेटर. बाकी जैसे कि उसमें पेड अप कैपिटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसमें. जैसे कुछ स्टेट्स ने 1 लाख रखा है, कुछ ने 2 लाख भी रखा है. जो मिनिमम होना चाहिए आपके पास पेड अप कैपिटल, जो कि एज ए ट्रैवल एजेंसी रजिस्ट्रेशन आपको वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है. एक ट्रैवल एजेंसी को रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए. जैसे मैंने बोला आपको करंट बैंक अकाउंट मांगते हैं, तो फिर आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो उसमें उनके लिए कंसिडरेशन नहीं है. तो मोस्टली कुछ हज़ार से जो करंट अकाउंट खुलता है. तो लेकिन एज ए टूर ऑपरेटर आपके पास
कैपिटल होना चाहिए जो आपको शो करना है वहाँ पे कि हमारे पास इतना पैसा है। तो ये जो है, और उसकी ऑफिस की लोकेशन में भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। तो ये चीज़ें जो है ये एक्स्ट्रा है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए टूर ऑपरेटर। तो बाकी प्रोसेस हैं जो हमने उसमें डिस्कस की फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रैवल एजेंसी, बाकी तो सेम है। लेकिन ये कुछ चीज़ें, कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं इन ऑर्डर टू गेट अप्रूवल फॉर अ टूर ऑपरेटर। अच्छा, जो मैंने आपको पिछली बार असाइनमेंट दी थी अबाउट विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट, हैव यू विजिटेड दैट वेबसाइट? जो वेबसाइट मैंने आपको बोला था विजिट करने के लिए, www.tourism.gov.in, how many of among you have visited that website? क्योंकि जो वो वेबसाइट है उसमें थोड़ा सा आप देखते हैं कि उसमें इनफैक्ट बाकी लिंक्स भी हैं उस वेबसाइट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है टूरिज़्म की, उसमें बाकी लिंक्स भी हैं जो काफ़ी हेल्पफुल लिंक्स हैं, जो आपको एज ए टूरिज़्म प्रोफेशनल काफ़ी काम आएगी। जैसे कि उसमें लिंक है जो वीज़ा, ई वीज़ा की लिंक है उसमें, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जो वो इशू करते हैं, उसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, वो प्रोसीजर सारा कुछ है। तो उसी तरीके से कुछ और लिंक्स भी हैं, जैसे यही चीज़ें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर किसी को अपनी ट्रैवल एजेंसी या और कोई टूरिज़्म रिलेटेड ऑफिस हैं वो उनको करवाना है रजिस्टर, तो उसके लिए वो प्रोसीजर है वहाँ पे। तो वो वेबसाइट आपको विजिट करनी चाहिए, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन, ठीक है? आपको आ रही है मेरी आवाज़? ओके, यस सर। ओके। तो दिस वाज अबाउट द रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप ऑफ ए ट्रैवल एजेंसी और सेटिंग अप a tour operator office. Now we will come to the last unit of this subject, that is the Passport Act. You know, last time when we were discussing documentation, that time we have discussed in detail about a passport. We discussed in fact various types of passports also. But today we will talk about the Passport Act. We will talk about the Passport Act. So in fact, when we talk about the Passport Act, there was one Passport Act, that was Passport Act 1920, and there was another Passport Act, that was Passport Act 1967. And now since 1967 Passport Act is right now in force. क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको शॉर्ट में MEA कहते हैं, तो वो ये प्रोसेस हैं पासपोर्ट रिलेटेड या बाकी चीज़ें, वीज़ा बाकी, तो उसको वही मिनिस्ट्री के अंडर ये सब कुछ आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है
there is a proper mechanism under that act under which there are guidelines which instruct us how to provide the passport, what are the necessary steps that are to be taken into consideration for granting of a passport, and what are the various guidelines which are set for various types of passport. So that all is mentioned in that act, right? Yes, sir. As I will give you an example, suppose there are certain situations where there is some modification in the act, and for that there are proper amendments that are carried from time to time by the legislators in the parliament of the country. तो अगर उनमें कोई चेंज करनी है उसको उस एक्ट में, तो उसके लिए बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में एक बिल पास होती है और उसी बिल में वो तरमीम की जाती है, जहाँ पे पूरी तरह से पहले लोअर हाउस में लोकसभा, फिर अपर हाउस राज्यसभा में वो पास की जाती है. लेकिन जब ये एक्ट बना तो उस एक्ट में ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस की गई और तब उसको एक एक्ट की शक्ल में पास किया गया. तो उसमें ये है कि ये डिसाइड किया गया कि कोई भी सिटीज़न नहीं है कंट्री का जो कंट्री को छोड़ सकता है या कंट्री से बाहर जा सकता है विदाउट ए पासपोर्ट. तो ये प्रॉपरली किया गया पहले डिसाइड. दैट मीन्स अगर कोई भी सिटीज़न कंट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीज़न कंट्री से बाहर जाना चाहता है तो उसको पहले पासपोर्ट होना चाहिए. तो इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द एक्ट. दूसरा चीज़ ये है कि पासपोर्ट किसको देना है, किसको नहीं देना है. क्योंकि सिटीजन्स में अगर कोई ऐसा सिटीज़न है कंट्री का जिसको पासपोर्ट नहीं देना है तो वो भी उस एक्ट में बहुत क्लियरली मेंशन है. जैसे कि कोई भी सिटीज़न जो किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वड हो, सपोज़ कोई मूवमेंट चलती है कंट्री में जो डिक्लेयर्ड हो इंटरनेशनल, जो कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, तो उसमें अगर कोई शख्स पार्टिसिपेट कर चुका है तो ऐसे शख्स को पासपोर्ट नहीं दिया जाता है एज़ पर द पासपोर्ट एक्ट 1967, क्योंकि वो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि किस किस शख्स को पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा. तो फिर जो उसमें फॉल होता है तो उसको पासपोर्ट रोकते हैं. या अगर उसमें ये भी है कि अगर कोई शख्स है जिसको ऑलरेडी पासपोर्ट इशू किया गया है, लेकिन पासपोर्ट इशू करने के बाद वो किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हो गया जो कंट्री के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो ऐसे शख्स को जो पासपोर्ट इशू किया गया है उस पासपोर्ट को रिवोक किया जाता है. तो वो भी उस एक्ट में क्लियर है कि किस शख्स का पासपोर्ट रिवोक कर सकते हैं और किस बेसिस पे कर सकते हैं. या कोई है जो कोई क्राइम करे लेकिन वो ऑलरेडी पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में मुलवस हो गया, तो उसका पासपोर्ट भी उस सूरत में रिवोक किया जा सकता है. वो भी पासपोर्ट एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड है. तो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट in that act there are clear guidelines for issuing of a passport. First of all, for the definition of a passport, उसमें पूरी तरह से डिफ़ाइन किया गया है पासपोर्ट को पहले कि पासपोर्ट क्या है एक्चुअली, और पासपोर्ट को ऑब्टेन करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या होना चाहिए. अगर वो सिटीज़न ऑफ द कंट्री होना चाहिए उसको,
और उसमें क्या क्या ये जो है बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो। दूसरा चीज़ है कि जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको किस टाइप ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किए बहुत सारे पासपोर्ट्स, तो वो चीज़ उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। फिर पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी रहेगी, जब इशू हो गया तो कितने वक्त के लिए ये पासपोर्ट वैलिड रहेगा, तो वो चीज़ें उसमें मेंशन्ड है। फिर जब उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद उस पासपोर्ट को किस प्रोसेस के थ्रू रिन्यू करना है या री इशू करना है, तो वो उसमें पूरी तरह से मेंशन्ड है। तो पासपोर्ट इशू करने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है वो उसमें इलॉबरेटली मेंशन्ड होती है। जैसे कि किस टाइप की वेरिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है। तो ये चीज़ें जो है ये पासपोर्ट एक्ट में मेंशन्ड है। तो फिर अगर किसी कंडीशन में गवर्नमेंट को लगे कि यहाँ पे किसी चेंज की ज़रूरत है या कोई चीज़ ऐड करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए फिर वो पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता लेजिस्लेशन पास करते हैं और उसमें वो अमेंडमेंट उसमें लाते हैं। लेकिन कभी गवर्नमेंट को लगता है कि सपोज़ किसी सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर शख्स को क्योंकि एक्ट में पहले ही मेंशन्ड है कि कोई भी सिटीज़न अगर कंट्री छोड़नी है तो उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये पावर्स भी रहते हैं कि कभी वो किसी ख़ास सिचुएशन में किसी शख्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सपोज देयर कैन बी एनी सिटीज़न हु कैन लीव द कंट्री विदाउट हैविंग ए पासपोर्ट, लेकिन उसके लिए बाज़ाब्ता उसमें एक्ट में मेंशन्ड है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें एक गवर्नमेंट ऑर्डर होना चाहिए उस गवर्नमेंट ऑर्डर का सिग्नेटरी भी उसमें मेंशन्ड है कि किसके सिग्नेचर के अंडर वो ऑर्डर इशूड होना चाहिए। तो उस सूरत में किसी को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कि वो कंट्री छोड़ सकता है विदाउट हैविंग ए फॉर्मल पासपोर्ट। तो ये चीज़ें जो है ये उसमें मेंशन्ड होते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने बताया कि पासपोर्ट होल्डर बनने के लिए, बिकॉज व्हेन ए गवर्नमेंट इश्यूज पासपोर्ट द पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। पर्सन होना चाहिए पहले उस कंट्री का बाशिंदा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे किसी गैर बाशिंदा जो है, जो सिटीज़न नहीं है इस कंट्री का, लेकिन उसको भी गवर्नमेंट पासपोर्ट दे सकती है। लेकिन वो सिचुएशन जो है वो भी एक स्पेशल सिचुएशन होती है दैट अराइजेस फ्रॉम ए स्पेशल सर्कमस्टेंस। तो उसमें भी जो सिग्नेटरी है वो भी मेंशन होता है पासपोर्ट एक्ट में कि किसके सिग्नेचर के तहत ऐसे शख्स को पासपोर्ट इशू किया जा सकता है जो कंट्री का सिटीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कंट्री पासपोर्ट दे सकती है अंडर सम स्पेशल केस। तो ये चीज़ें पूरी तरह से उसमें मेंशन्ड होती हैं। तो उसके अलावा जो इसमें पासपोर्ट एक्ट में रूल्स आते हैं बाकी सारे, सपोज़ जैसे पासपोर्ट का साइज़, पासपोर्ट का जो ये आजकल जो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन जो अब सिलसिला स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी पहले इसको बाज़ाब्ता एक ऑर्डर इशू करना पड़ा ताकि ये ऑनलाइन प्रोसेस में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पावर्स जो वेस्टेड हैं टू मेक रूल्स रिलेटेड टू
the issuance of passport, related to the process of passport, these powers are vested with some authorities which are clearly mentioned in the Passport Act. ठीक है, तो फिर जब हम बात करते हैं जैसे कि चाहे ऑर्डिनरी पासपोर्ट हो, ऑफिशियल पासपोर्ट हो, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, तो उन टाइप्स ऑफ पासपोर्ट के हिसाब से उसकी जो प्रोसेस है वो उसी तरीके से होती हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, अगर आपको आपके पेरेंट्स को भी वो अच्छी तरह से याद होगा, कुछ साल पहले तक जब हाजी साहिबान जाते थे हज के लिए, तो उनके लिए एक पासपोर्ट बनता था, वो गवर्नमेंट बनाती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू ही वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस भी होता था। लेकिन वो जो पासपोर्ट होता था वो खाली उसी हज के लिए वो होता था वैलिड। वो पासपोर्ट होल्डर था, वो उस पासपोर्ट पर उसके अलावा और कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो वो भी इसी तरीके से पासपोर्ट एक्ट में ये, क्योंकि इसमें क्या था कि बहुत सारे लोग थे जो हज के लिए हर साल जाते थे और जिनको एज सच और कोई फॉरेन ट्रैवल नहीं करना होता था, वो खाली अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फॉरेन ट्रैवल करते थे और वो था फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग हज। तो फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट आ गई उनको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, कि हमारे इतने लोग जिनको एक्सपोजर भी नहीं होता था उतना, क्योंकि कभी फॉरेन ट्रैवल नहीं किया था या कभी इनफैक्ट उन्होंने विद इन कंट्री भी नहीं बाहर अपने स्टेट से ट्रैवल किया होता था, लेकिन उनको अब एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन के तहत हज के लिए जाना पड़ता था। तो उनके लिए फिर ये कहा गया कि इनके लिए ये प्रोसेस आसान होनी चाहिए, इनको ये जो पासपोर्ट अप्लाइंग प्रोसेस जो नॉर्मल है उससे उनको नजात मिलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त आज का ज़माना नहीं था, आजकल तो बहुत आसान है पासपोर्ट हासिल करना, ऑनलाइन मैकेनिज़्म है, बाकी हैं। तो उस वक्त ये प्रोसेस मुश्किल थी। तो फिर उसी के तहत पासपोर्ट एक्ट में उन्होंने थोड़ी सी उस मामले में एक चेंज भी लाई, उसको एक किस्म की अमेंडमेंट ही कहेंगे या एक स्पेशल ऑर्डर पास किया, जिसमें पिलग्रिम्स को जो हज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एक खुसूसी एक कंसेशन दी गई, ताकि उनका पासपोर्ट एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे बनता था। और लेकिन उस पासपोर्ट की जो वैलिडिटी रहती थी वो खाली फॉर द पर्पस ऑफ पिलग्रिमेज रहती थी हज के लिए। और फिर उसी के साथ जब वो वापस आते थे हज से, तो उस पासपोर्ट की जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो जाती थी। तो उसके बाद ये चीज़ हो गया कि फिर उस चीज़ को ख़त्म किया गया कुछ साल पहले, और ये कहा गया कि अब जो भी हज के लिए जाना चाहता है उसको पहले पासपोर्ट होना चाहिए, नॉर्मल पासपोर्ट। तो अब जो भी इरादा करता है हज के लिए जाने का, वो पहले खुद ही अपनी लेवल पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। तो फिर जब उसका पासपोर्ट आता है फिर वो हज के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि अब ये पता है सबको कि अगर हज के लिए जाना है पहले पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर वो अप्लाई नहीं कर सकता है हज के लिए। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे हर कोई अप्लाई कर सकता था, और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि पहले पासपोर्ट होना चाहिए था, क्योंकि पासपोर्ट जो था वो फिर खुद ही प्रोसेस करते थे। आप ये अगर किसी का ये जो है ना अपना स्पीकर माइक्रोफोन म्यूट पे कीजिए, तो उसमें ये है कि जो पासपोर्ट में जो चेंज आ गई उस वक्त
वो लाई गई थी ताकि लोगों को आसानी हो और उनके लिए वो हज का जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते थे उसी फॉर्म पे उनका पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से ही प्रोसेस करती थी पहले। तो अब कुछ ही साल हो गए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो गया इस चीज़ को। मुझे लगता है ये लगभग पिछले 15 सालों से अब चल रहा है ये सिलसिला मोर और लेस, जब से अब पहले ही पासपोर्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ पासपोर्ट के बगैर ही अप्लाई करते थे हाजी साहिबान हज के लिए। पासपोर्ट के बगैर वो नहीं जा सकते थे, लेकिन पासपोर्ट उनका प्रोसेस करती थी खुद गवर्नमेंट। दैट वाज प्रोसेस्ड थ्रू द गवर्नमेंट। और फिर जब उनको जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे जैसे वीज़ा है, उसी तरीके से पहले उनका पासपोर्ट बनता था। गॉट इट? तो ये चीज़ें जो हैं ये चेंज होती रहती हैं। इसी तरीके से जो वीज़ा में चेंज आ गई। जैसे पहले जो वीज़ा होता था वो सपोज़ कोई वीज़ा के लिए पहले अप्लाई करता था तो नेचुरली उस वक्त ऑनलाइन मैकेनिज़्म भी नहीं था। पर्सनली वो जाता था एम्बेसी के पास या बाय पोस्ट उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करता था। एप्लीकेशन वहाँ से जब उसको पहुँचती थी, फिर जब उसको सबमिट करता था एप्लीकेशन के साथ उसको अपना पासपोर्ट रखना पड़ता था उसके साथ। ओरिजिनल पासपोर्ट, हार्ड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साथ रखनी पड़ती थी एप्लीकेशन के साथ। फिर जब वो पासपोर्ट वो देखते थे वो एप्लीकेशन और फीस बाज़ाब्ता, फिर उसी पासपोर्ट पे वो एंडोर्स करते थे वीज़ा स्टैम्प की सूरत में, और फिर वो पासपोर्ट उसको भेजते थे और फिर वो उसको बाज़ाब्ता उस पर वीज़ा लगा होता था। उसके बाद वो उस कंट्री के लिए ट्रैवल के लिए जाते थे। लेकिन आजकल आप देखिए क्या है, आजकल लगभग हर किसी कंट्री का अपना एक जो जैसे इंडिया का है tourism.gov.in, उसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ की अपनी जो वेबसाइट्स हैं उसमें मेंशन होता है ऑनलाइन वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म, लिंक प्रोवाइड की जाती है, मेंशन होता है। तो उस लिंक पे जब अप्लाई क्लिक करता है तो उसमें वो एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है और उसी पे वो एप्लीकेशन जो है वो फिल करता है। लगभग जैसे इंडिया की जो है ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म 9 पेज का है। कितने पेज का? दैट एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्राइजेस ऑफ 9 पेज। हाँ, तो उसमें सारी डिटेल्स हैं। उसमें पासपोर्ट डिटेल्स भी सारी भरनी पड़ती हैं, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जो प्लेस ऑफ इशू है, कहाँ, डेट ऑफ इशू, वैलिडिटी, बाकी सारी चीज़ें, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। फिर उसमें कोई भी ये भी पूछा जाता है कभी मत कि आपको किसी केस में आपको सपोज़ FIR रजिस्टर हुआ है, बाकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। उन 9 पेज में आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कितने डिटेल्स होंगे। तो उसके बाद जब वो सारी डिटेल्स फिल करता है तो फिर उसमें उसको जो पासपोर्ट है उस पासपोर्ट की जो स्कैनड कॉपी है, क्योंकि पासपोर्ट को स्कैन करना पड़ता है, और वो स्कैन कॉपी उसके साथ उसी फॉर्म में अपलोड करनी पड़ती है। और फिर उसको वहाँ पे पेमेंट गेटवे आता है। पेमेंट गेटवे में जो वीज़ा का एप्लीकेशन फ़ी है वो सब भरना पड़ता है कितना है, और उसके बाद कुछ दिन में उसका वीज़ा आता है। लेकिन अब वीज़ा कैसे आएगा? पासपोर्ट तो उसने भरा ही नहीं, उसने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी उसमें अपलोड की है।
वीज़ा तो पासपोर्ट पे लगती है स्टैम्प। अब उसका वीज़ा कैसे आता है? अब उसका वीज़ा इस सूरत में आता है कि उसको वहाँ से मेल होती है एक लेटर, उसको कहते हैं ETA। ETA, that is Electronic Travel Authorization. ETA stands for Electronic Travel Authorization। और उसी ETA का प्रिंट आउट या स्नैपशॉट वो रखता है। तो फिर उसके बाद वो जा सकता है उस कंट्री के लिए जिसके लिए उसने वो ETA हासिल की होती है। फिर जब वो वहाँ पे पहुँचता है उस कंट्री में, जब उसका प्लेन लैंड करता है और वहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे वो यही ETA जो लेटर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की फॉर्म में वो प्रोड्यूस करता है अपने पासपोर्ट के साथ, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ। और उस लेटर को देख के वो ऑफिस में जो वहाँ पे बंदा है वो उसको पासपोर्ट पे वीज़ा की स्टैंप डालता है। तो ये चेंज हो गई वीज़ा पॉलिसी में विद ऑनलाइन सिस्टम। तो इसी तरीके से पासपोर्ट में भी ऐसी चेंज आ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो चेंज होती गई और उस चेंज के साथ साथ ये अमेंडमेंट्स भी आती गई, राइट? So now you have got the concept of the Passport Act. Yes, sir. Okay, anything else you would like to know about this act? Clear?